नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। एक बेहतरीन जानकारी आप मेरे साथ अभी पा रहे हैं। एक ऐसी घटना हुई है जिसके चलते दुनिया के दो देशों के बीच के डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म हो गए हैं और ये किसी स्टोरी से कम नहीं है। मैं आपको वर्ल्ड मैप पर दो कंट्री दिखा रहा हूं। एक का नाम है मैक्सिको और एक का नाम है इक्वाडोर। आप एक बार के लिए मैप पर इन्हें देख लें। एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है और एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। जरा ध्यान से देखें, ये रहा मैक्सिको और ये रहा इक्वाडोर। इक्वेटर पर कंट्री इक्वाडोर, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिकन कंट्री मैक्सिको। इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति को लेकर के राजनीतिक संबंध खत्म हो गए। ये बिल्कुल वैसे है, अगर आपको याद हो तो जमाल खशोगी की जब हमने एक बार बात की थी कि खशोगी की हत्या हुई, उसके बाद में अमेरिका और सऊदी के रिलेशन खराब हो गए, वैसा कुछ हुआ है। अब आप पूछेंगे हमें क्यों जानना इस विषय के ऊपर जानकारी को? आपको इसलिए जानना है क्योंकि हर घटना आपसे डायरेक्टली रिलेटेड हो जरूरी नहीं है, लेकिन इस तरह की घटनाएं आपको यह याद दिलाती हैं कि ऐसा वर्ल्ड में कहीं और भी अगर हो तो हम किस तरह से प्रभावित हो सकते हैं। भारत का जब राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था तो वो केवल भारत के अनुभवों पर आधारित नहीं था। हमने उस समय स्पेन का, रूस का, फ्रांस का, जितने भी देशों में क्रांति जैसी चीजें चल रही थी, हमने वो लर्न करी थी। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अपने संबंध के आवश्यकता के अलावा भी डिस्कस किया जाना चाहिए। जब हमारी मीडिया उस विषय को उठा ले, हमारे देश का वो टॉक ऑफ द टाउन हो जाए। फिलहाल के लिए इन दो देशों पर फोकस करिए। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं। देखिए, यहां पर साउथ अमेरिका को नोटिस कर रहे हैं आप। साउथ अमेरिका में इक्वेटर पर एक देश जिसका नाम इक्वाडोर, और अगर मैं नॉर्थ अमेरिका की तरफ चलूं तो यूएस के अंदर एक देश मैक्सिको। ठीक है, इन दोनों के बीच में मामला गड़बड़ा गया। क्या गड़बड़ा गया? न्यूज देखिए। इक्वाडोर की पुलिस मैक्सिको की एम्बेसी के अंदर घुसती है। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही मतलब किसका क्यों कैसे वाला राग है ये, और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा बना है। मतलब इस कहानी को जानकर आपको लगेगा पिक्चर की सी फीलिंग आएगी। फिर से सुनिए। इक्वाडोर, ये रहा इक्वाडोर। हुआ क्या है? इक्वाडोर की पुलिस मैक्सिको की एम्बेसी में घुसी है। आपसे अगर यह सवाल पूछा जाए कि मैक्सिको की एम्बेसी में घुसी है, इसका मतलब वो एम्बेसी मैक्सिको में थी कि इक्वाडोर में थी? तो ऑब्वियस सी बात है कि एम्बेसी, अगर मैं शब्द बोल रहा हूं मैक्सिको की एम्बेसी, तो कोई अपने ही देश में अपनी एम्बेसी थोड़ी खोलेगा। दूतावास यानी अपने दूत को रहने का आवास वो कहां बनाएगा? दूसरे देश में बनाएगा। तो अगर मैक्सिको के किसी दूत को या एम्बेसडर को कहीं रहना है तो वहां पर रहने का जो घर है उसका उसे एम्बेसडर हाउस या एम्बेसी कहते हैं। ठीक है, तो मैक्सिको की एम्बेसी जो इक्वाडोर में है, उस एम्बेसी के अंदर इक्वाडोर की पुलिस घुस गई। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, आपको 2 दिन पहले इजराइल और ईरान की कहानी सुनाई थी। मैंने आपको बताया था कि इजराइल ने ईरान की एम्बेसी पर बम डाल दिया। एम्बेसी पर बम डाल दिया, इसका मतलब यह कंसीडर किया गया कि आपने हमारे देश पर बम डाल दिया। यानी कि एम्बेसी अकॉर्डिंग टू वियना कन्वेंशन ये मानी जाती है कि ये उस देश में, जिस भी देश में एम्बेसी है, वहां पर उस दूसरे देश का प्रतिनिधित्व कर रही है। आसान भाषा में समझिए, अगर इंडिया की एम्बेसी अमेरिका में है तो इसका मतलब इंडिया का प्रतिनिधित्व करने वाला एक घर है अमेरिका में, जहां पर भारत के ही कानून चलते हैं। उस बाउंड्री के भीतर जहां एम्बेसी बनी है उसके अंदर कोई भी घटना होती है तो उसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है। भारत के ही लोगों के हितों के लिए वो बनी हुई है। ऐसे ही अमेरिकी दूतावास अगर इंडिया में बना हुआ है तो उसके भीतर जो भी कानून चलते हैं वो इंडिया के नहीं चलते हैं, अमेरिका के कानून चलते हैं। और ऐसा दुनिया के सभी देश जो एक दूसरे के साथ राजनयिक संबंध रखते हैं उनमें ऐसा होता है। तो चर्चा क्या है? चर्चा यह है कि इक्वाडोर में मैक्सिको की एम्बेसी खुली हुई थी, उसमें पुलिस घुस गई। ठीक है, पुलिस घुस गई तो क्या हुआ? पुलिस घुसना इसका मतलब यह हुआ कि आपने किसी देश के अंदर अटैक कर दिया, नंबर 1। और दूसरा, घुस करके उपराष्ट्रपति को गिरफ्तार कर ले गए। अब यह कहानी में बड़ा ट्विस्ट है। फिर से सुनिए क्या बोला। इक्वाडोर में मैक्सिको की एम्बेसी है, यहां तक समझ में आया? मैक्सिको की एम्बेसी से उपराष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया। उपराष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया। अब आपका दिमाग एकदम भन्ना जाएगा, किसका उपराष्ट्रपति था? तो आंसर बड़ा रोचक है, उपराष्ट्रपति इक्वाडोर का ही था। इसका मतलब इक्वाडोर की पुलिस ने इक्वाडोर के ही उपराष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया, तो इसमें गलत क्या है? पॉइंट तो आपका सही है, इक्वाडोर की पुलिस ने इक्वाडोर के ही उपराष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया तो गलत कुछ नहीं है। लेकिन गिरफ्तार कहां से किया, यह गलत है। कहां से किया?
मैक्सिको की एम्बेसी से गिरफ्तार किया, तो फिर आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा, तो मैक्सिको की एम्बेसी में इक्वाडोर का उपराष्ट्रपति कर क्या रहा था? आंसर है वो शरण ले रहा था। शरण ले रहा था मतलब असाइलम, शरणार्थी बनकर रह रहा था। शरणार्थी क्यों बन के रह रहा था, आज के सेशन में चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया, कहानी के तार समझ में आ गए, इक्वाडोर और मैक्सिको समझ में आ गया। इक्वाडोर का उपराष्ट्रपति मैक्सिको की एम्बेसी जो इक्वाडोर में है उसमें शरण लेने चला गया, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। क्यों गिरफ्तार किया, वो शरण लेने क्यों गया, सारी जानकारी आज के सेशन में है। 3 किरदार हैं, ये वर्तमान में इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं, ये इक्वाडोर के उपराष्ट्रपति हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, ये मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने इस घटना के विरोध में कहा है कि हम इक्वाडोर से अपने राजनयिक संबंध खत्म करते हैं, यानी कि अब ना तुम हमारे ना हम तुम्हारे प्रकार से रिश्ते खत्म। जानकारी पसंद आ रही हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने में बस क्लिक करना है। पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों को बता दिया जाए कि हमारे द्वारा एनसीईआरटी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी इन सब के लिए अपनी पाठशाला पीएससी पर निरंतर क्लासेस चल रही हैं। जाकर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लासेस ले लीजिए। और अपनी पाठशाला वनडे एग्जामिनेशन पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के री एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर निरंतर क्लासेस चल रही हैं, जाकर उनका लाभ सुनिश्चित करिए। आते हैं वापस, चर्चा है किरदारों की। पहला किरदार मैक्सिको का राष्ट्रपति। जानना जरूरी है क्या? जानना जरूरी केवल इसलिए है क्योंकि इन्होंने ही अपनी तरफ से कहा है कि जाइए, रिश्ते कबूल नहीं है हमें, यानी तलाक 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 बोलने वाले व्यक्ति यही हैं। नंबर 1। किरदार नंबर 2, मैक्सिको के इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ, इन्होंने ही अपनी पुलिस को आदेश दिया कि जाइए और लेकर आइए। तो ये किरदार नंबर 2 है। किरदार नंबर 3, जिनकी चक्कर में सारा रायता ढुला हुआ है, ये ग्लास, इनका नाम है जॉर्ज डेविड ग्लास। जॉर्ज डेविड ग्लास ये उपराष्ट्रपति हुआ करते थे इक्वाडोर के। इक्वाडोर के उपराष्ट्रपति जब मैक्सिको के पास शरण लेने के लिए उनकी एम्बेसी में गए तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब चर्चा यह है क्यों गिरफ्तार किया गया, आइए बताते हैं। साथियों, वर्ष 2017 में इनका जॉर्ज डेविड ग्लास नाम के जो व्यक्ति हैं उपराष्ट्रपति, इन्हें वर्ष 2017 में 6 साल की सजा हुई थी। यह खबर देख रहे हैं आप, दिसंबर 14, 2017 की खबर है, जिसमें इक्वाडोर के वाइस प्रेसिडेंट को 6 साल की सजा दी गई थी। इक्वाडोर के उपराष्ट्रपति जॉर्ज ग्लास को सजा क्यों दी गई थी, इसके पीछे एक तीसरा कंट्री जिम्मेदार है, और उस कंट्री का नाम है ब्राजील, उनका पड़ोसी कंट्री। क्यों? ब्राजील की एक कंपनी है जिसका नाम है ओडेब्रेच। ओडेब्रेच नाम की कंपनी के ऊपर आरोप लगते हैं। ये रही ओडेब्रेच, ये कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी है। जैसे अपने यहाँ पे लार्सन एंड टर्बो है, या फिर और कोई कंपनी आप उठा लीजिए जो कंस्ट्रक्शन का काम करती हो। आप उदाहरण के लिए एक कंपनी समझ लीजिए, जैसे अडानी अंबानी टाइप से कोई कंपनी समझ लीजिए। ऐसे ये ब्राजील की कंपनी है, ये कंस्ट्रक्शन करती है, टेंडर लेती है, दुनिया भर के देशों में लेती है, और ब्राजील की कंपनी है। और कंस्ट्रक्शन का लाइसेंस लेने के लिए और काम कराने के लिए कि भाई फलानी जगह हमें चाहिए, या इस जगह बिल्डिंग हमें बनानी है, अपनी पसंद से ये जगह पर उंगली लगाते हैं, ये चाहिए, वहां के नेता को ही खरीद लेते हैं, जो फैसला करने वाला व्यक्ति है उसे परचेज कर लेते हैं। यानी कि ये क्रॉनिक कैपिटलिज्म का एक्सट्रीम है। मतलब ये अपने स्तर पर जिस भी देश में चाहते हैं, ये समझिए कि लैटिन अमेरिकी कंट्रीज में शायद ही कोई देश ऐसा होगा जिसके बड़े बड़े नेताओं को इन्होंने खरीद ना रखा हो। सबको रिश्वत पकड़ाते हैं, परमिशन लेते हैं, कंस्ट्रक्शन शुरू और पैसा कमाते हैं। इनका एकदम रास्ता क्लियर है। इन्होंने ऐसे ही इक्वाडोर के, देखिए कंपनी ब्राजील की है, इन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम करना था, इक्वाडोर के उपराष्ट्रपति को इन्होंने रिश्वत दी और कोई लाइसेंस प्राप्त कर लिया। लेकिन पता चल गया कि साहब ग्लास ने, जो कि 48 वर्षीय हैं, इन्होंने रिश्वत लेकर के परमिशन दी है। तो जो नए राष्ट्रपति आए उन्होंने कहा बेटा तुमने रिश्वत लेके काम किया, जांच बिठाएंगे। कोर्ट में जांच बैठी, सब हुआ और फाइनली उन्हें दोषी पाया गया। दोषी पाया गया तो सजा दे दी गई, 6 साल की सजा दी गई। आप देखिए यहां पर मैं 2017 की बात बता रहा हूं, उस समय ओडेब्रेच ने कितने सारे लोगों को रिश्वत दी हुई थी। देखिए, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ ग्वाटेमाला रिश्वत लिया हुआ, प्रेसिडेंट ऑफ पनामा, ये सब हट गए हैं, उसके बाद की तस्वीरें देख रहे हैं, इनको भी रिश्वत दी थी। ऐसे प्रेसिडेंट ऑफ इक्वाडोर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इक्वाडोर, जिनके बारे में आज का सेशन सुन रहे हैं, लैटिन अमेरिका का कोई देश ही शायद बचा होगा। पेरू का प्रेसिडेंट, अपोजिशन लीडर ऑफ पेरू, सबको, ऐसे ही ब्राजील के फॉर्मर प्रेसिडेंट को सबको ये कंपनी रिश्वत देकर के खरीद लेती है। ठीक है,
इसका मतलब यह साफ हुआ कि इस कंपनी का रिश्वत देने का इतिहास पुराना है और सब जानते हैं कि अगर यह कंपनी काम करने आ गई तो इसका मतलब इसने किसी को खरीदा है, खरीद करके ही काम कराती है। इसको सीधा तरीका पता है कि जो काम गलत सही है बस परमिशन पैसे से करानी है। इतना समझ में आया। इन उपराष्ट्रपति महोदय को गिरफ्तार किया हुआ था। उपराष्ट्रपति महोदय की गिरफ्तारी 17 में हुई और जाके 22 में ये रिलीज हुए, यानी कि लगभग 4.5 साल तक आप जेल में रहे। 2022 में ये जेल से बाहर आए। कहानी बड़ी रोचक है, पिक्चर की सी कहानी है। 22 में बाहर आए। कौन से महीने में बाहर आए? अप्रैल 2022 में बाहर आए। जैसे ही बाहर आए थोड़े ही समय के अंदर, यानी 1 महीने के अंदर ही, मई 2022 में ही इन्हें वापस से जेल भेज दिया गया कि आपके ऊपर करप्शन चार्जेस चल रहे हैं, जमानत थोड़े दिन के लिए थी, जेल में वापस जाइए। जेल में चले गए साहब। फिर नवंबर 2022 में, यानी अप्रैल में बाहर आए, मई में वापस भेज दिया। फिर नवंबर 2022 में इन्हें वापस दूसरी बार जेल में भेज दिया गया कि जाइए। इनके ऊपर आरोप था, इन्होंने लगभग $1.5 1.5 करोड़ डॉलर इन्होंने रिश्वत ली थी उस ऑडेब्रेस्ट कंपनी से। मतलब कुछ 1000 करोड़ के आसपास समझ लो, 700 से 1000 करोड़ के बीच में अपने इंडियन करेंसी में रिश्वत ली थी। तो सोचो कितना बड़ा प्रोजेक्ट दिया होगा। ठीक है, इन्होंने अब इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इनको फिर से जेल में टिका दिया गया। ज्यादा बोल दिया क्या? 1 करोड़ गुणा 80, 100 करोड़ के आसपास रिश्वत ली थी, 100 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो फिर इन्हें जेल में भेज दिया गया। सेकंड टाइम ही वापस से जेल में चले गए नवंबर 2022 के अंदर। फिर साहब इक्वाडोर के वाइस प्रेसिडेंट को वापस से रिलीज किया गया थोड़े ही समय बाद। थोड़े ही समय बाद कब किया गया? 2022 के नवंबर में जेल में गए, 2023 के अंदर इनको रिलीज किया गया। ये जैसे ही रिलीज हुए ना दिसंबर में, इन्होंने तुरंत इक्वाडोर में जो मैक्सिको की एम्बेसी बनी हुई थी उससे रिक्वेस्ट की कि मैं आपके यहां पर शरण लेना चाहता हूं, मुझे शरणार्थी बनाकर आप अपने पास ले चलिए, मुझे मैक्सिको में आने की इजाजत दीजिए। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा तो हवाई जहाज से उड़ गया होता, पर नहीं भाई, ये हवाई जहाज से नहीं उड़े। इनको डर था कि कहीं रास्ते में इनको गिरफ्तार ना कर लिया जाए देश छोड़ने के ऊपर। इन्होंने शॉर्टकट तरीका अपनाया। कहते हैं कि वियना कन्वेंशन में किसी देश की एम्बेसी उस देश का अपना घर माना जाता है। तो इन्होंने खुद ने उठ करके एम्बेसी में एंट्री करी और कहा कि साहब जी मुझे तो यहां पर रहने दो आप। तो बोले यार तुम रह लो यहां पे। तो ये एम्बेसी में एंट्री करते हैं। एम्बेसी के अंदर एंट्री करके मैक्सिको के अंदर एंट्री कर गए, वो वाली फीलिंग रहते हैं। और दिसंबर 2023 से, यानी कि आज से 4 महीने पहले से, ये आराम से साहब मैक्सिको की एम्बेसी के अंदर इक्वाडोर में रह रहे थे। सब सही चल रहा था। इन्होंने मैक्सिको के राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे अपने देश के अंदर शरणार्थी बनने का परमिशन दें। मैक्सिको ने देखा कि कोई व्यक्ति शरण मांगने आया है तो भाई साहब ये तो बुद्धम शरणम गच्छामि हो रखा है। जब कोई शरण मांगने आ गया, इंडिया के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था ना, जो दलाई लामा इंडिया में आए थे तो शरण मांगने आए थे। फिर चाहे हमने चीन के साथ में उसके चलते खूब लड़ाई लड़ ली हो, लेकिन कोई शरण मांगने आ गया तो शरण में आया हुआ व्यक्ति आपको बड़ा बनाता है कि मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे बचाइए। तो वो मैक्सिको की शरण में गया तो उन्होंने कहा कि अब तुम शरण में आ गए हो तो जाइए, तुम्हें हमने अपनी शरण में लिया और शरण में हो तो फिर तुम्हें हम पूरी प्रोटेक्शन देंगे। तो भाई साहब मैक्सिको की तरफ से इन्हें असाइलम दे दिया गया कि ठीक है जाइए, अब आप हमारे यहां पर रहिए। ठीक है साहब, दिसंबर 23 में इन्होंने असाइलम मांगा। कहां मांगा? एम्बेसी में। एम्बेसीज कैसी होती हैं? जैसे ये इंडिया की एम्बेसी अमेरिका के अंदर, अमेरिका की एम्बेसी इंडिया में, ऐसे एम्बेसीज में इन्होंने जाकर के शरण मांग ली। किस लॉ के तहत ये सब चीजें होती हैं? तो वियना कन्वेंशन के थ्रू होती है, जो 1961 में बना था। उसके अंदर आर्टिकल 22 कहता है कि जो प्रेमाइसिस है जहां पर ये चल रहा है, मिशन चल रहा है, वो इनवॉयलेबल है, आप उसका वॉयलेशन नहीं कर सकते। वहां का जो एजेंट है वो किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति उसमें एंटर नहीं कर सकता। मतलब एक प्रकार से समझिए, मैंने जो आसान भाषा में कहा, वियना कन्वेंशन के थ्रू एम्बेसी पूरी तरह से प्रोटेक्टेड प्लेस माना जाता है। ठीक है साहब, ये हैं वो वाइस प्रेसिडेंट महोदय जिनका नाम है जॉर्ज ग्लास। ये घुस गए मैक्सिको के अंदर। मैक्सिको के राष्ट्रपति के द्वारा इक्वाडोर के वाइस प्रेसिडेंट को 5 अप्रैल के दिन, तारीख पर गौर करें, 5 अप्रैल 2022, यानी कि आज से मात्र 3 दिन पहले इन्हें अपने देश में शरणार्थी बनने की इजाजत दे दी जाती है कि ठीक है आप हमारी शरण में आइए, परमिशन ग्रांटेड। अब इनको जैसे ही परमिशन मिलती है, खेल यहीं से बिगड़ जाता है। 5 अप्रैल को परमिशन, शरणार्थी का सर्टिफिकेट मिलता है कि हां चलिए अब आप हमारी शरण में हैं, हम आपकी हिफाजत करेंगे। इनको परमिशन मिलता है, बस इतनी ही देर में उठ करके, मतलब इधर की तरफ मैक्सिको इनको परमिशन देता है। 5 अप्रैल की मिली परमिशन के तुरंत बाद इक्वाडोर की जो पुलिस है वो घुस जाती है
मैक्सिको की एम्बेसी में, इक्वाडोर की पुलिस घुस जाती है मैक्सिको की एम्बेसी में, जहां इक्वाडोर का उपराष्ट्रपति अभी अभी शरणार्थी का दर्जा प्राप्त किया है। हालांकि वो घुसा हुआ पहले से था, उसमें 4 महीने से वहीं रह रहा था, ऑफिशियली उन्हें परमिशन दे दी गई। और इनकी राजधानी कहां है? क्विटो में है, इक्वाडोर की राजधानी क्विटो में है, वहां पर यह ऐसा कारनामा हो। तो देखिए इक्वाडोर की फोर्स किस प्रकार से अपने ही देश में मैक्सिको की एम्बेसी में गाड़ियों सहित दलबेल समेत घुस जाती है। देखिए किस प्रकार से डॉलियां कूद करके, उलांग करके ये लोग अंदर फोर्स वाले घुसते हैं। ठीक है साहब, यहां पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, गिरफ्तार करके उपराष्ट्रपति को फोर्सेस के द्वारा वापस ले जाया जा रहा है। यानी कि 5 अप्रैल का दिन उपराष्ट्रपति के लिए यादगार रहा। उपराष्ट्रपति को ले जाए, ये मैक्सिको का एक तरह समझिए एम्बेसी का स्टाफ है जो गाड़ी को रोकने का प्रयास कर रहा है। फोर्स के लोग उसको रोक लेते हैं और रोक करके उसे जमीन में पटक देते हैं कि तुम भैया उसको, गाड़ी को ना रोको। अब किसी एम्बेसी के स्टाफ के साथ कोई भी फोर्स का आदमी इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकता, क्योंकि वो उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये वो व्यक्ति है जिसे एम्बेसी का, मतलब एम्बेसी का पर्सन है, और इस एम्बेसी के पर्सन को फोर्सेस ने रोक दिया और उपराष्ट्रपति को लेकर चले गए। इसके बाद में ये व्यक्ति बाहर आता है, इसकी सांसें फूल गई। क्विटो के अंदर की बात है कि हमारी शरण में से कोई ले गया तो फिर हम काहे के शरणार्थी रहे। आप सोचिए कि दलाई लामा हमारी शरण में हो और आकर हमारे पास से ले जाए कोई, और हमारी एम्बेसी में हो, तो हमें कितना बुरा लगेगा। ह्यूमिलिएटिंग है ना, ये इंसल्टिंग है। तो भाई साहब इनको बहुत बुरा लगा कि ये तो मैक्सिको की सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक हो गया, यानी कि हमारा होना ही ना होने के बराबर हो गया। हम हैं कि नहीं है यही नहीं पता चल रहा है। तो भाई साहब ये पूरी तरह से फट पड़े। यहां पर आप ये सारी चीजें देख रहे हैं। जो भी बोल रहे हैं वो अंग्रेजी में आप देख सकते हैं। ये मतलब पूरी तरह से कह रहे हैं कि ये गलत है, वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है, कोई हमारे देश में कैसे आ सकता है। कहानी पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी। कहानी पूरी तरह से समझ में आ गई। जॉर्ज ग्लास साहब चले गए। इसके बाद में फिर प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई। प्रतिक्रिया में सबसे बड़ी प्रतिक्रिया यही रही, मैक्सिको ने कहा आज से हम तुम्हारे साथ अपने संबंध तोड़ते हैं। मैक्सिको और इक्वाडोर के बीच के संबंध टूट गए। अब साहब इनके बीच के संबंध टूट गए। अब इस पर प्रतिक्रिया दुनिया भर की आना शुरू हो गई, क्योंकि वियना कन्वेंशन का आए दिन उल्लंघन हो रहा है। अभी थोड़े दिन पहले इजराइल ने सीरिया के अंदर ईरानी दूतावास पर हमला किया, या फिर कॉन्सुलेट पर हमला किया, या फिर ये वाली कहानी हो, वियना कन्वेंशन वीक हो रहा है। तो क्या दुनिया भर में एक दूसरे के दूत सुरक्षित महसूस करेंगे अथवा नहीं, ये बड़ा बात है। और इस पर यूनाइटेड नेशंस का मूक दर्शक बनकर बैठे रहना, यह अपने आप में एक शर्मिंदगी की बात है। ऐसी स्थिति में उन्हें सख्त फैसले लेने चाहिए। पर एक बड़ा सवाल बनता है कि ठीक है ये सब हो गई, गिरफ्तारी वगैरह हो गई, क्या ऐसा पहले भी कभी हुआ है? क्या पहले भी कभी किसी व्यक्ति ने किसी एम्बेसी में जाकर इस राष्ट्रपति की तरह शरण ली है? बिल्कुल ली है। एक व्यक्ति है साथियों, जूलियन असांजे। ये रहा जूलियन असांजे। इसने अमेरिका के कई सीक्रेट दस्तावेज अपनी वेबसाइट विकीलीक्स पर लीक कर दिए थे। विकीपीडिया होता है ना, ऐसे इसने अपनी वेबसाइट बनाई विकीलीक्स, और उस पर अमेरिका के कई खुफिया दस्तावेज अपलोड कर दिए। फिर ये भाग लिया। ये लंदन में रहा। ये लंदन की जगह देख रहे हैं आप। लंदन में इक्वाडोर की एम्बेसी के अंदर जाकर इस व्यक्ति ने शरण ले ली। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, लंदन में रह रहा है, लंदन में इक्वाडोर की एम्बेसी है, इक्वाडोर की एम्बेसी में जूलियन असांजे जाता है, वहां बकायदा रहता है, बकायदा परिवार बसा लेता है, और वहां से बाहर नहीं निकलता। अमेरिका इसकी गिरफ्तारी की बात करता है, इक्वाडोर कहता है कि हम नहीं छोड़ेंगे साहब। यूके वाले कहते हैं कि इसको गिरफ्तार करना है, बोले हम नहीं देंगे साहब, हमारी एम्बेसी में हमारा कानून चलता है। तो इस प्रकार से एम्बेसीज को अगर कोई शरणगाह बनाकर अपराधी घुस जाए, तो यह भी एक अपने आप में बड़ा मुद्दा है कि भाई अपराधियों का एक्सचेंज होना जरूरी है। कोई देश का दुश्मन है और उस दूसरे देश में जाके शरण मांग ले। उदाहरण के लिए आज पन्नू इंडिया के लिए मोस्ट वांटेड है, अमेरिका में जाकर बस गया, अमेरिका के साथ हम मांगते हैं वो दे नहीं रहा है। आज हमारा हाफिज सईद या दाऊद इब्राहिम जो हमारा मोस्ट वांटेड है, पाकिस्तान उन्हें दे नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति पर भी दुनिया के देशों के द्वारा कोई कन्वेंशंस बनने चाहिए। जूलियन असांजे को लेने के लिए ब्रिटेन ने धमकी दी थी इक्वाडोर की एम्बेसी को लंदन में कि बेटा हम तुम्हारे उसमें घुस जाएंगे, पर उसने उस समय इक्वाडोर ने कहा था कि यह वियना कन्वेंशन का उल्लंघन होगा। लेकिन आज उसी उल्लंघन को इक्वाडोर ने खुद अपने ही देश में कर दिया है। अब यह बात दूसरी है
कि आप कहने वाले लोग बात मानते हैं अथवा नहीं, लेकिन ये स्थिति बड़ी विकट रही। बाकी उम्मीद है कि आपको पूरी घटनाक्रम पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये जानकारी समझ में आई हो तो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने साथियों से कहिए कि वो अपनी पाठशाला पीएससी चैनल, जहां पर कंप्लीट संविधान, ज्योग्राफी, एनसीईआरटी की क्लासेस चल रही हैं, आप जाकर उनका लाभ लें। बीपीएससी की क्लासेस चल रही हैं, वनडे एग्जामिनेशन के लिए अपनी पाठशाला वनडे एग्जामिनेशन पर क्लासेस चल रही हैं, उन्हें जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।